अच्छा लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मदरफकर में कुछ आमदनी है जनाब। ਤੁਸੀਂ ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਗਰਨੈਲ से करते रहो खेड़ते रहो तो पैन जिन्होंने कम पाना वो पाप हो गए निकल गए। और इस हवाले से अहम डेवलपमेंट ये आई है कि जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके तहत बहुत बड़ी कार्रवाई हो भी रही है और जिसके तहत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है उसकी जनाब असर नौ तशरीह कर दी गई है। और ये असर नौ तशरीह की है लाहौर हाई कोर्ट ने। और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से की जाने वाली असर नौ तशरीह के बाद बानी और बानी के साथियों की भैंस चली गई है जनाब पानी में। और इस एक्ट का इतलाक जिस तरीके से अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से की जाने वाली नई तशरीह के बाद जनरल फैज हमीद हाल मुकीम पता नहीं के थे उनके ऊपर होने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही इस नए तशरीह के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक जनाब होगा इलामा अडयालवी पर। और इलामा अडयालवी के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई जो कि अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होने जा रही है वो कार्रवाई अब होगी जनाब ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर आईनी बल्कि मुकम्मल तौर पर कानून के दायरे में कैसे, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस एक्ट की नई तशरीह कौन सी की गई है और इसका इतलाक जनरल फैज हमीद पर किस तरह होगा और जनाब इलामा अडयालवी किस तरीके से इस एक्ट की लपेट में आने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक होशरबा गुफ्तगू जो कि लीक हुई है उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शरपसंदी जिसका मंबा इस वक्त जनाब इलामा अडयालवी की जमात है उसकी तरफ से सामने आ रही है। और 26 नवंबर को जिसके ऊपर रिचर्ड गार्नियल उछल कर इस बात की बांगे दे रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर पता नहीं की हो गया, पाकिस्तान के अंदर जनाब इंसाफ और कानून का जनाजा निकल गया, उसको भी खबर होनी चाहिए कि जनाब ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो कार्रवाई करने पर ना सिर्फ मजबूर है बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सख्त तरीन सजाएं भी दी जा रही हैं। क्योंकि अगर ये इस तरह के अमाल ना हो इलामा अडयालवी और इलामा अडयालवी की जमात के तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन कार्रवाइयों को चलाना कतई तौर पर जरूरी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से बाकायदा मंसूबाबंदी करके बाकायदा नक्शों की मदद से और निशान लगा के पाए ताड़ा काफिला इतों आना है ताड़ा काफिला इतों आना है और फिर रेड सर्कल लगाकर इस बात का इजहार किया जाए कि जनाब ये वो टारगेट है जहां पर जाकर आपने हिट करना है, तो फिर जनाब मामला जो है वो फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे तो कहां पर चलेंगे। एक ऑडियो है जो लीक हुई है और ये मुबैना तौर पर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा और उसके नामालूम हैंडलर के दरमियान है। 26 नवंबर को होने वाली शरपसंदी के हवाले से ये गुफ्तगू ना सिर्फ होशरबा है बल्कि ये वाली जो गुफ्तगू है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी सर्कुलेट की गई है। और इस गुफ्तगू में ये बात वाज़ेह होकर सामने आती है कि 26 नवंबर के वाक़े के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंसूबाबंदी की गई और इस मंसूबाबंदी के जरिए साजिश की गई और उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए जिस तरीके से हथियारों का और इंसानों का इस्तेमाल किया गया उनको निशाना बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा दिलदोज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस उस खातून लीडर की गुफ्तगू जो कि मंजर आम पर आई है उसमें उसका नामालूम हैंडलर इस्लामाबाद जत्थे पहुंचाने की वाज़ेह हदायत दे रहा है। ये गुफ्तगू बजरिया वॉइस नोट्स सियासी जमात के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर की गई है। गुफ्तगू में नामालूम हैंडलर ने अस्करी तर्ज पर नक्शों की मदद से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थों की नकलो हमल का पूरा मंसूबा वाज़ेह किया। हैंडलर की गुफ्तगू से यह वाज़ेह है कि जत्थों के रूट्स की निशानदही नक्शों पर मुख्तलिफ रंगों से की गई। गुफ्तगू के आगाज में नामालूम हैंडलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा को कहता है, मेरी बहन मैंने तमाम चीजों को आसान बना दिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप इसको याद भी रख सकें। ये डू और डाई का मामला है। पीटीआई हैंडलर पीटीआई रहनुमा को नक्शों पर रंगों से निशान के जरिए आगे बढ़ने की हदायत देते हुए कहता है, मैंने वाज़ेह तौर पर लिखा है और हाईलाइटर से इन इलाकों को निशान जद किया है जहां से 22 नवंबर को चलना है। नामालूम हैंडलर ने फिर कहा कि डेरा इस्माइल खान से इन्हीं खतूत पर वजीर आला अपने लोगों को बजरिया मोटरवे
M15 ले जाएंगे। हैंडलर इस बात की भी वजाहत करता है कि क़यादत सबसे आखिर में, जबकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सबसे आगे होगी, ताकि हर चीज इन स्टूडेंट्स को बर्दाश्त करना पड़े। और जैसे जैसे इन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कार्रवाई होगी, ये चूंकि नौजवान हैं, इनका खून गर्म है, ये बिल्कुल वैसे ही रिटेलिएट करेंगे और उनकी रिटेलिएशन के नतीजे में जो ओवरसीज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, उसको भी अपना बयानिया बनाने में और अपने बयानिए की तरवीज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये पूरी की पूरी मंसूबाबंदी है जिसका जिक्र इस लीक ऑडियो के अंदर किया गया। अब आप इसका अंदाजा लगाएं कि जो जमात 26 नवंबर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्ट्स की मदद से अहदाफ का तयन कर सकती है, मुख्तलिफ रंगों की मदद से जो लीडर्स हैं उनको इस बात से आगाह कर सकती है कि जनाब इस काफिले को आपने इस रास्ते से लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होना है, और दूसरे लीडर को इस बात से आगाह किया जाता है कि जनाब आपने इस रास्ते से काफिले लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होना है। तो क्या ये जमात ये जो 9 नवंबर के वाकयात हैं उसके लिए इस तरह की मंसूबाबंदी नहीं करेगी? यकीनी तौर पर इसी तरह की मंसूबाबंदी की गई। आपको मुराद सईद की वो ऑडियो भूल गई जिसके अंदर वो इस बात का बरमला इजहार करता है कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है और अब जिस तरीके से जो तयशुदा अहदाफ हैं जिनके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया है, आपने वहां पर पहुंचना है और जिस बात की आपको हदायत पहले की जा चुकी है उन्हीं हदायत पर आपने मिनो अन अमल करना है। तो फिर जनाब जो लोग रियासत को निशाना बनाएं, जो रियासत के अंदर दहशत गर्दी करें, जो रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करें, तो फिर रियासत उनको उसी कुव्वत के साथ जवाब देती है और अपने तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। ये बात कैसे मुमकिन हो कि रियासत के ऊपर हमला हो और रियासत खामोश तमाशाई बनी रहे? रियासत को उन तमाम कुव्वतों को भरपूर जवाब देना होता है जो उसके ऊपर हमलावर हों। बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत ने खुद इस अफरीद को जन्म दी है। पाकिस्तान की रियासत ने खुद इस अफरीद के लिए हैंडलर्स को क्रिएट किया है, उसके लिए सहूलतकारों को क्रिएट किया है जो अब उसके लिए ही वबाले जान बन चुके हैं। अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अल्लामा अडयालवी का एक टूल बन चुकी है और उसी वजह से उनको अब तक मुसलसल रायतें मिल रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स को बनाना यह मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि अदालतों के जरिए इन तमाम लोगों को किसी तौर पर सजा नहीं मिल पा रही थी और उसी वजह से ये पूरे का पूरा जो मैस है वो हमारे सामने आ रहा है। वो खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था वो भी इनफैक्ट इसी हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ आपको याद है माजी में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और वो कार्रवाई थी साइफर केस के अंदर, जहां पर इमरान खान साहब को सजा भी दी गई थी और उस केस को बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के मेरिट्स को डिस्कस किए बगैर महज टेक्निकल बुनियाद पर और इस नुक्ते पर कि वो साइफर जिसके ऊपर इमरान खान ने यह बयानिया तश्कील दिया था और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की थी और उसके लिए उस वक्त अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के सफीर असद मजीद, उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा समेत तमाम वो जो चेन थी साइफर की, उसने अपने बयानात भी रिकॉर्ड कराए थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महज इस बुनियाद पर कि वो साइफर इस वक्त चूंकि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लिहाजा असल साइफर के सामने ना आने की वजह से ये बात मुबहम है कि क्या वाकईतन इमरान खान ने एक ऐसी चीज को लीक किया है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती है, लिहाजा इमरान खान को बरी किया जाता है साइफर केस में। और इसको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाना था, लेकिन पता नहीं यह वाली फाइल अब किस जो है इमरान खान के आशिक के पास रुकी हुई है। अलबत्ता ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की नई तशरीह की गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, ये मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में इमरान खान के लिए एक नया सेटबैक साबित होगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इतलाक की दोबारा तशरीह करते हुए कहा गया है कि फौजी हुक्काम की तरफ से एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान को अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत आलिया की जानिब से यह तशरीह 19 सितंबर 2023 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए रिटायर्ड फौजी अफसर हसन बिन आफ्ताब की एहलिया साइमा हसन की जानिब से दायर मुकदमे में की गई और इनामुर रहीम एडवोकेट के तवस्सुल से दायर दरखास्त में दरखास्त दहिंदा का ये कहना था कि उनके शौहर को फौज में 27 साल खिदमात
अंजाम देने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया और उन्हें अहले खाना या वकील की तक की रसाई नहीं है। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गिरफ्तारी और ट्रायल के लिए मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार करने और मुल्जिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का पाबंद करता है। ताहम हसन बिन आफ्ताब के मामले में इस रस्मी कानूनी कार्रवाई को नजरअंदाज करते हुए बराह रास्त मिलिट्री ट्रायल शुरू किया गया। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत असल में मुश्तबा अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी था, लेकिन बाद में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में की जाने वाली तरामीम ने इस शर्त को मतरूक कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों को फौजी अदालतों के लिए काबिल समाअत बनाता है, जो मुकम्मल तौर पर आर्मी एक्ट के दायरा इख्तियार में आता है। जज ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि यह तब्दीली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पाकिस्तान आर्मी के साथ मुंसलिक होने के बाद मुतारफ कराए गए तरीकों से मुताबिकत रखता है, जिससे कौमी सलामती की मुबैना खिलाफ वर्जियों के लिए फौजी ट्रायल्स को आसान बनाया गया है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेश रफ्त है, क्योंकि अगर आपको याद हो, आप सोच रहे होंगे कि यह कार्रवाई इमरान खान के साथ कैसे लिंक होती है। अगर आपको याद हो तो इस वक्त जनरल फैज हमीद साहब, जो कि इस वक्त जिनका ट्रायल हो रहा है आर्मी एक्ट के तहत और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके बारे में यह बात कही गई थी कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। अब यह बात मैंने एक वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में भी पेश की थी कि इस बात का ऑलमोस्ट अब फैसला कर लिया गया है कि 9 मई के वो किरदार, वो सहूलतकार, मंसूबा साज और एग्जीक्यूशनर्स जिनके नाम अभी तक सामने ऑफिशियली इदारे की तरफ से नहीं आए, उन नामों को अब पब्लिक किया जा रहा है। अब चूंकि ये बात सामने आ रही है तो फिर यह कार्रवाई जो इस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रही है जनरल फैज हमीद के खिलाफ और 9 मई के तहत हो रही है जनरल फैज हमीद के खिलाफ, क्योंकि इसके कनेक्शंस के हवाले से भी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आ चुकी है, तो इसके ताने बाने लामहल्ला जाकर इमरान खान के साथ मिलने हैं। इसके अंदर किसी को कोई इबहाम के अंदर नहीं रहना चाहिए। इमरान खान और जनरल फैज हमीद ये एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके एक तरफ अगर जनरल फैज हमीद का शक्ल आती है तो उसकी फ्लिप साइड के ऊपर आपको इमरान खान की छवि नजर आएगी। ये बात कतई तौर पर तय है। लिहाजा अगर ये कार्रवाई अब जिस तरीके से आगे बढ़ी है और मुमकिन तौर पर जनवरी के पहले हफ्ते में ये जो कट्टागट्टी है ये सामने आ जाएगा, तो फिर ये बात भी तय है कि अगर वो लोग अपने 3 स्टार जनरल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बात कतई तौर पर नामुमकिन है कि वो इलामा इडियालवी को इसकी लपेट में ना लेके आए। इलामा इडियालवी ने इसकी लपेट में आना है और उसके लिए जो अब इखलाकी, कानूनी और आईनी जवाज है उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है जनाब जस्टिस सदाकत साहब ने। और जस्टिस सदाकत साहब ने असर नौ तशरीह करते हुए आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किए जाने वाले ट्रायल को डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब फौज को मिलिट्री ट्रायल का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इख्तियार हासिल है। क्योंकि वो कार्रवाई एक फौजी के खिलाफ हो रही है तो उसकी आनत जुर्म अगर कोई सिविलियन करेगा तो उसके ऊपर भी आर्मी एक्ट का वैसे ही इतलाक होगा जैसे वो सर्विसेज से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्सियत पर होता है। लिहाजा अगर जनरल साहब चले जाएंगे तो इस नई तशरीह के तहत इमरान खान के खिलाफ भी जो भी कार्रवाई होगी वो आइन और कानून के दायरे में होगी। तो पाएं तुसी जर्नैल नहीं करनैल नहीं छड़ दो हूं, वो जो नुसरत जवेद साहब ने नहीं कहा था अपने शो के अंदर कि अब ये जो करनैल नहीं जर्नैल नहीं बल्कि अब ये गरनैल नहीं कर रहे हैं, तो जनाब ये गरनैल नहीं करते रहेंगे, लेकिन जो हकीकती कार्रवाई है वो अब आगे बढ़ती रहेगी। इस हवाले से एक और चीज, एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो आपके साथ मैं काफी दिनों से मेरे पास मौजूद था, लेकिन चूंकि ये जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज आगे बढ़ रही थी वो आगे नहीं बढ़ा। EOBI एक इदारा है और इस EOBI के जरिए पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सनती कारकुन हैं या मुख्तलिफ इदारों से जो कि निजी इदारे हैं उनसे वाबस्ता अफराद हैं उनको 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद पेंशन दी जाती है। और गुज़िश्ता काफी अरसे से ये जो पेंशन की रकम है ये उसी जगह पर महदूद है, यानी सिर्फ 10,000 रुपए। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो तमाम अफराद जो किसी ना किसी तरीके से
پینشن کے حقدار ہیں کیونکہ ان کو سرکاری لیول پر گریجوٹی یا پینشن نہیں ملتی. ان کی پینشن اگر اسی مدت تک یا اسی 10,000 روپے تک محدود رہے گی تو ان کے لیے زندگی گزارنا اور موجودہ مہنگائی کی صورتحال میں کتنا مشکل ہو جائے گا اس کا اندازہ لگانا قطعی طور پر ممکن ہے. اب اگر آپ غور کریں حالیہ دنوں کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے جس طریقے سے اپنے وزراء اور مشیران اور اراکین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھائی ہیں یہ اور اس بات کا برملا اظہار کیا گیا عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ کی طرف سے کہ جناب میرا 2.25 لاکھ روپے میں یا 1,90,000 روپے میں گزارا نہیں ہوتا, ہمیں زیادہ پیسے چاہیے کیونکہ اگر ہمیں زیادہ پیسے نہیں ملیں گے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو کس طریقے سے پورا کریں گے. اور اس کو جسٹیفائی کیا گیا کہ جناب ہماری تنخواہوں میں اضافہ ضروری تھا اور اسی لیے تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. نہ صرف یہ کہ اراکین اسمبلی پر نوازشات کی گئیں بلکہ پنجاب میں بیوروکریسی پر بھی نوازشات کے جو بارشیں ہیں وہ کرنے کا نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر بھی جاری کر دیا گیا ہے. پنجاب نے گریڈ 17 کے افسران کو 50 لاکھ, گریڈ 18 کے افسران کے لیے 1.5 کروڑ, جبکہ گریڈ 19 اور 20 کے افسران کو 2% سود پر 2 کروڑ روپے تک کا آسان قرض فراہم کیا جائے گا تاکہ ان مستحقین کی مدد کی جا سکے. نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے جج صاحبان کو بھی بلا سود قرضوں کی منظوری دی جا چکی ہے اور ان کو بھی میرا خیال ہے 1 کروڑ روپے تک کی امداد دی جائے گی بلا سود کہ جناب وہ اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں اور اس کے لیے ان کو جو قرض انہوں نے لیا ہوگا اس کے لیے بھی جو اس کو واپس کرنا ہے اس کے لیے بھی جو مدت ہے میرا خیال ہے 10 سال کی کر دی گئی ہے. لہٰذا اگر یہ فیض کی گنگا یہ نوازشات کی گنگا بہ رہی ہے ان تمام لوگوں پر جو سرکار سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر اس گنگا کا جو تھوڑا سے چند قطرے جو پانی کے ہیں وہ ان مظلوم پینشنرز کو بھی ملنے چاہیے جو ای او بی آئی سے اپنی جو امیدیں ہیں وہ وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہے. ای او بی آئی کے حوالے سے یہ جو مجھے اپروچ کیا گیا وہ ہمارے بڑے ایک سینئر وکیل ہیں جناب عطا برلاس صاحب, ان کی طرف سے, اور انہوں نے مجھے باضابطہ طور پر اس مسئلے پر آواز اٹھانے کے لیے کہا اور انہوں نے مجھے ایک وائس نوٹ بھی بھیجا جو آپ اس وقت سن بھی سکتے ہیں. میں ایڈوکیٹ عطا برلاس آپ سے فون پہ بات. اچھا جناب یہاں میں ڈسکس تھوڑا سا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ای او بی آئی ہر طرف تنخواہوں کے بڑھ رہی ہیں, پینشنیں بڑھ رہی ہیں, میڈیکل الاؤنس سرکاری ملازمین ریٹائرڈ کا بڑھ رہا ہے, لیکن ای او بی آئی پہ ای او بی آئی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہو رہی, اپنا پذیرائی نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں, کوئی چکر نہیں. اب یہ بھی 3 سال ہو گئے اس کو 10,000 روپے فکس ہوا تھا. یہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس میں نہ گورنمنٹ کا پیسہ لگتا ہے نہ کچھ ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی کہ اس نے قانون کے مطابق میچنگ گرانٹ دینی تھی. وہ بھی مجھے پتا چلا کہ وہ بھی میچنگ گرانٹ نہیں دے رہی. اس کا مطلب گورنمنٹ کا پیسہ ہی انوالو نہیں ہے, یہ آجر اجیر کا پیسہ ہے, یعنی کہ مزدور کا اور مالک کا, یہ دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس فنڈ میں, ای او بی آئی کا جو فنڈ ہے. اور اس کے اربوں روپے کی ہماری خربوں روپے کی پراپرٹی ہے ای او بی آئی کی, اور اس کی انویسٹمنٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن 4-4.5 لاکھ جو ہمارے پینشنرز ہیں ان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا, 10,000 دے رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اس کے اوپر آپ ذرا سر غور کریں. جو ای او بی آئی کا قانون ہے اس کے مطابق مزدور نے بھی کنٹریبیوشن کرنی ہے, مالک نے بھی کنٹریبیوشن کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میچنگ گرانٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے دینی ہے. اب وہ میچنگ گرانٹ نہیں دے رہی پچھلے 20-25 سال سے, وہ کوئی میچنگ گرانٹ نہیں آ رہی ہمیں. وہ میچنگ گرانٹ آ جائے تو ہماری تو پینشن بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ میچنگ گرانٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے جتنی کنٹریبیوشن آجر اور رزیر کیا ہے, فرض کرے اگر 10 روپے آجر اور رزیر دونوں ملا کے دے رہے ہیں تو اس کی میچنگ گرانٹ جو ہے 10 کے 10 گورنمنٹ نے دینے, گورنمنٹ نہیں دے رہی. اس کے باوجود ہماری اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, خربوں روپے کی,
اس کا کرایہ آتا ہے, اس کی انویسٹمنٹس ہیں, ان میں مطلب آمدنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جناب علی پیسے ہی نہیں بڑھاتے. جی ایکچورائی ڈپارٹمنٹ وہ بھی ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا, یہ سارا کر کے بھائی اس کے اوپر بھی کوئی غور کر لو, آپ مہربانی ہے. اس وائس نوٹ سے بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ جو ای او بی آئی کے مستحق افراد ہیں وہ کس قدر قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ای او بی آئی کے حکام سے کہ وہ جناب اثر نو ان پینشنرز کے مسئلے کو ذرا جسے کہتے ہیں نرم دلی سے اور صلہ رحمی کے جذبات رکھتے ہوئے اس کو دیکھیں اور ان کی پینشن کے اندر مناسب اضافہ کیا جائے تاکہ یہ اس مہنگائی کے دور کے اندر جو اپنا گزر بسر ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے آرام سے کم از کم اپنی دوائیاں تو اپنے پیسوں سے خرید سکیں. کم از کم ان کے لیے کچھ اس حد تک تو گنجائش کریٹ ہونی چاہیے. اور میں توقع کرتا ہوں ارباب اختیار سے کہ وہ اس مسئلے کو, اس مسئلے کی نزاکت کو اور پینشنرز کے مسائل کو حقیقی معنوں میں سمجھیں گے بھی اور ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے کھلے دل سے اقدامات بھی کریں گے. اب ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.